हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं क्लास NCERT के सोशल साइंस में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अध्याय नंबर 2 के नोटिस को लाया हूँ। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस नोटिस को आप अभी कॉपी कलम लेकर उसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखने योग्य बात है कि आर्थिक गतिविधि ऐसा क्रियाकलाप है जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। यानी आर्थिक गतिविधि जिसको इकोनॉमी एक्टिविटीज कहते हैं, जिसके द्वारा आय की प्राप्ति की जाती है। किस लिए? जीवन यापन की प्राप्ति के लिए। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर आ गया। ठीक, एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे प्राइमरी स्केटर कहा जाता है। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि व्यवसायिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि के सभी कार्य इसमें संपादित की जाती है, और इसे संसाधन को प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर। अब यह महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर आया, क्या हुआ? तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायक करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी यह प्राथमिक क्षेत्रक एवं द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता करता है, क्या? सेवा करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। यानी इसके पहले आप तभी द्वितीयक क्षेत्र के बारे में आप इससे परिचित नहीं है, तो मैं परिचित करा देता हूँ। तो चलिए, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। इसमें औद्योगिक जैसे कल कारखानों यानी ऐसे सभी क्रियाओं के संयंत्रों को क्या कहते हैं? हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र होता है क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक, जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जिस पर अधिकांश यानी वैसा मतलब क्षेत्र जिस पर अधिकांश सरकार का अधिकार हो। क्या हो? अधिकांश सरकार का अधिकार हो, वह क्षेत्र क्या कहलाती है? सार्वजनिक क्षेत्र होता है। यानी इसमें सरकार ही सभी सेवाओं उपलब्ध करवाती है। अब आया 7 नंबर निजी क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। निजी यानी क्षेत्र, निजी यानी नाम में हमें परिभाषित होता है। निजी का मतलब तो अपना, यानी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। क्या? एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। इससे का स्वामित्व या अधिकार भी कह सकते हैं इसका। अब सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, ठीक, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जाती है। हम जानते हैं कि हमारा भारत पहले से बहुत ही आगे
बढ़ा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी विकासशील यानी विकसित देशों के की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद हर वर्ष बढ़ रहा है इसमें। यानी इसको कह सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्ष में के क्षेत्र के कुल उत्पादन को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ओके, सॉरी, ये हो गया, आपको ये भी स्पष्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम जानेंगे। चलिए, अब भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है। यानी तृतीय क्षेत्र यानी जिसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी जिसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस से इंग्लिश में सर्विस सर्विस सेक्टर कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी सब भारत में अभी तक यानी वर्तमान तक सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है, यानी सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में क्या आ गया, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया आदि। अब हम जानते हैं कि अब हम कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा कहीं पर हैं हम भुगतान कर सकते हैं। तो यह जो वृद्धि हुई है, तो इससे हमें पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो सब में हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में थोड़ी सी ह्रास हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 साल पहले पूर्व की बात है कि कृषि मतलब भारत के लोग लगभग 70% कृषि पर निर्भर थे। अब यहाँ पर 50% आ गया। तो हम इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र की जो ह्रास हुई है, प्राथमिक क्षेत्र की ह्रास हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम। इस तीव्र वृद्धि में कई कारण जैसे सेवा का समूचे प्रबंधन, परिवहन, भंडार की सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता। यानी वर्तमान युग में अब शिक्षा का सभी जगह प्रसार हो गया है और नीचे तबके से ऊपर तबके के लोगों को सभी को शिक्षा मिल रहा है। अब कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, इससे प्रचलन तथा छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्या, अब कृषि क्षेत्र हुआ जिसको क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि हम अब भारत के ज़्यादातर लोग कृषि पर मतलब 50% लोग कृषि पर निर्भर है और ज़्यादातर कृषक क्या करते हैं, मतलब प्रारंभिक जो कृषि की पद्धति है उसको लेकर चलते हैं, यानी वैज्ञानिक कृषि नहीं करते हैं, साइंटिफिक मेथड से कृषि वे लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण कृषि में अच्छी तरह उनको उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। जैसे कि हम जानते हैं कि रबी फसल में यानी फसल को हम बो चुके, ठीक। तो जब रबी फसल में बो चुके, यानी मान लेते हैं कि एक माह का टाइम लगा तो रबी फसल तैयार हो गया। एक माह में तो रबी फसल तैयार नहीं होता, यानी उसे बोने में, उसको जुताई में यानी का कुल समय
सॉरी, मान लेते हैं कि आपको 5 दिन का समय लगा। जो 5 दिन में आपने उसको बो दिया, ठीक। अब बोने के दौरान फसल निकला। जब फसल निकला तो आप इसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने में आप तो खुद अकेले तो सिंचाई नहीं करेंगे। इसके लिए आपको मज़दूरों से सिंचाई करवानी पड़ेगी। यानी आपको कुछ मान लेते समय लगा 1 माह। अब 1 माह के बाद आप फ्री हो गए, ठीक। अब 1 माह के बाद आप फ्री हो गए तो इस फ्री टाइम में आप क्या करेंगे? घर पर रहेंगे। यानी इसीलिए कहा जाता है अर्थव्यवस्था में कि हमें एक काम, एक वर्क पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी 2 काम 3 काम पर हमें आश्रित होना चाहिए। एक काम मान लिए कि एक काम आपसे मतलब इससे आप फेल्योर हो गए, तो जब दूसरी काम बचा तो आप इसमें सिलेक्शन हैं तो यह काम कर सकते हैं और इससे आपको आय की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा जाता है कृषि में क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि अब वैज्ञानिक मेथड यानी वैज्ञानिक तरीके से हमने किया। तो जैसे कृषि किया तो कृषि जैसे कि हमने खाद उर्वरक का भी प्रयोग किया और कीटनाशक सभी का इस्तेमाल किया। अब वैज्ञानिक मेथड से हमने कर दिया। उसके बाद जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बारिश हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, जैसे ओला बारिश हो गया, इसके कारण से फसल बर्बाद हो गई, तो इसमें साइंटिफिक मेथड लगेगा? नहीं, इसमें काम कोई है नहीं, प्राकृतिक आपदा है। तो इससे फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी लगान बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कृषि को छिपी हुई बेरोजगारी। तो आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शिक्षित बेरोजगारी, जब शिक्षित परिशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। जैसे कि हम तो मतलब 10 साल पहले कई लोग BA ITI पास होकर घर बैठे हुए रहते थे। तो इससे पता चलता है कि वे लोग शिक्षित हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार प्रदान नहीं हुआ। कैसे? इनके पास मतलब योग्यता का मतलब पूरा ज्ञान है, उनके पास योग्यता है, कौशल है, तो भी वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? तो यह है शिक्षित बेरोजगारी। और इसके पीछे रीज़न यह है, सरकार का समुचित व्यवस्था ठीक नहीं है। अब 14 नंबर पॉइंट में क्या है? कुशल श्रमिक, जिसमें किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है। क्या होता है? फिर से समझते हैं। जिसमें किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक। अकुशल श्रमिक क्या हुआ? जिन्हें कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। अब संगठित क्षेत्रक उद्यम एवं साहस कार्य से आते हैं, जहाँ रोजगार की अवधि निश्चित होती है। रोजगार की अवधि यानी समय वे क्या होती है? निश्चित होती है, पॉइंटेड होती है। ये सरकार द्वारा पूंजीकृत होती है। सरकार द्वारा क्या होती है? पूंजीकृत होती है तथा निर्धारित निर्मामा एवं विनिमयों का अनुपालन करते हैं। विनिमय मतलब क्या होता है? आपका विनिमय मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। यानी इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि सॉरी, तो हम भूल गए हैं, तो फिर से कहीं याद आएगा तो याद आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है से निर्मित होता है। यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है।
तो इतना ही दोस्तों हम लोग इससे वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा पूरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। तो धन्यवाद, विदा आपसे लेते हैं।